हेलो गाइस। हम लोग की कल पहली क्लास हो चुकी है एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे। किसी रीजन से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो मैं इसको वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हम लोग चालू करते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो ये है हमारी पीपीटी। ये पीपीटी पहले ही हमारे जो एंड्रॉइड ग्रुप एंड्रॉइड डेवलपमेंट ग्रुप है वहाँ पे सेंड हो चुका है। आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो पीपीटी है बेसिकली आप लोग के लिए। इसमें स्टेप बाय स्टेप है, इसमें पूरा सिंटैक्स भी है और एग्जांपल्स भी है, सो दैट आप लोग जब मैं पढ़ा लूँ तो उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सके। और चालू करते हैं फिर। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट है क्या। ठीक है, क्योंकि कल भी ऐसे ही चालू हुआ था, आज भी वैसे ही चालू करता हूँ ताकि चीजें कंटेंट सेम रहे। ठीक है। तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट एक तरह का अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही है, मगर ये डेडिकेटेड एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेडिकेटेड है। वो है एंड्रॉइड। ठीक है। अब एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जैसे कि कॉटलिन है, जावा है, सी सी प्लस प्लस है। मगर जावा और कॉटलिन है, ये दोनों जेवीएम पे चलते हैं, जावा वर्चुअल मशीन, जो कि हमारे प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और उसके बाइट कोड को हमारा मशीन पढ़ता है। ठीक है। बट यहाँ पे एक और लैंग्वेज भी है, सी सी प्लस प्लस। अब जानते हैं जैसे कि हम लोग सी प्लस प्लस एक लो लेटेंसी लैंग्वेज है, यानी कि बहुत जल्दी काम करता है, बहुत ज्यादा स्पीड है। तो जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसा हमारे एंड्रॉइड के एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि गेम डेवलपमेंट, वहाँ पे स्पीड चाहिए। या फिर मान लो कोई एमएल का काम कर रहे हो जहाँ पे जल्दी डाटा आपको चाहिए, तो भी हम लोग सी प्लस प्लस के थ्रू करते हैं। ऐसा नहीं है कि जावा और कॉटलिन एकदम स्लो है, वो लोग भी तेज है, मगर उन दोनों के कंपैरिजन में सी प्लस प्लस ज्यादा तेज है। अब साथ ही साथ में इंटरनेट पे आप लोग देखे होंगे कि पाइथन से भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो जाता है। मगर पाइथन जो है वो एक डायनेमिक लैंग्वेज है और काफी स्लो हो जाता है, जिस वजह से तो हम लोग पाइथन इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट। बट वो स्लो हो जाएगा। हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे फिल्टर्स होते हैं या फिर स्नैपचैट फिल्टर हो जाते हैं। अब वहां पे अगर मान लो अगर 1-2 सेकंड अगर लेट हो भी जाता है कंपाइल होने में या फिर ओपन होने में टाइम ले भी लेता है, तो हम लोग ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, फिल्टर ही तो लगाना है। आप लोग में से यहाँ पे कितने लोग हैं जिन लोगों ने ये देखा भी मतलब फील किया होगा कि वो फ्रेम रेट डाउन होता है, या फिर हम लोग जब कई सारे फिल्टर लगाते हैं तो काफी लोड लेता है, फ्यू फिल्टर लगता है, हम लोग वह सह लेते हैं क्योंकि वो उतना मैटर नहीं करता। तो उस जगह पे हम लोग पाइथन जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर कोर लैंग्वेज हम लोग तभी भी हम लोग जावा और कॉटलिन इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे और भी अलग लैंग्वेजेस हैं जो कि नॉन जेवीएम पे काम करती हैं, नॉन जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर, नहीं, नॉन जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि गो हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, सी सी प्लस प्लस, असेंबली। ये सब हम लोग नेटिव एप्लीकेशंस होते हैं, ये हम लोग का हेल्प करते हैं। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट से हम लोग क्या रिएक्ट जैसे हम लोग बनाते हैं, फ्रंट एंड का हेल्प करता है। तो ये सब भी लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मेनली हम लोग फोकस करेंगे कॉटलिन पे, क्योंकि वो एक कोर लैंग्वेज है जिससे हम लोग अपना एप्लीकेशन बनाते हैं। अब हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए एचडीके लगता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। और वो रिलीज हुआ था 2008 में। इस बारे में आप नीचे दिए हुआ थ्योरी है, और थ्योरी में ज्यादा मजा नहीं आता, तो आगे बढ़ते हैं। अब कॉटलिन का थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग कभी कॉटलिन की हिस्ट्री पढ़ने नहीं वाले। अब बोलोगे हिस्ट्री क्लास तो नहीं है, मगर फिर भी हाँ, लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। तो कॉटलिन सबसे पहले मतलब जेट ब्रेन्स है, जेट ब्रेन्स ने कॉटलिन को बनाया, और एंड्रॉइड स्टूडियो को भी जेट ब्रेन्स ने ही बनाया था, दोनों को ही जेट ब्रेन्स ने बनाया। कॉटलिन को 2011 में अनाउंस किया गया कि एक लैंग्वेज बनाया जा रहा है। काफी अच्छी लैंग्वेज है। पर्पस उस समय डिफाइन नहीं किया गया था, मगर हाँ, बनाया जा रहा था। मगर उसको जब मार्केट में लॉन्च किया गया, पब्लिकली लॉन्च हुआ, वो हुआ 2016 में। तो कॉटलिन जेवीएम पे ही काम करता है, तो जावा के जो फंक्शंस है वो हम लोग कॉटलिन में काम कर सकते हैं, और काफी इजी और काफी अच्छा सिंटैक्स है, जावा के जैसे नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और उसके बाद एक प्रिंट होता है, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट सीधा काम हो जाता है। तो ये लैंग्वेज को हम लोग 2016 में लॉन्च हुई थी, और 2019 में गूगल ने अनाउंस कर दिया था कि वो फर्स्ट चॉइस है एंड्रॉइड डेवलपमेंट की। ऑब्वियसली इसके जो फीचर्स है बहुत अच्छे हैं। कॉटलिन में लिखे हुए एप्लीकेशन 27% कम चांसेस होता है क्रैश होने की। ये काफी सेफ लैंग्वेज है, यानी कि सेफ लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो रन टाइम एरर्स कम देंगे, मतलब तुम जब मोबाइल में अपना एंड्रॉइड रन कर लियो, एप्लीकेशन रन कर लियो, तब एरर नहीं आएंगे, उससे पहले जितने एरर्स आने हैं तभी वो एरर्स पूरा शॉर्ट आउट कर देगा।
अब इसके अलावा बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्योरी है, ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे सेफ बताया मैंने, इंटरप्रेटेड और स्ट्रक्चर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब थ्योरी है, मगर मैं इसको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। हम लोग के पास जावा के जितने भी हम लोग के पास फंक्शंस है वो कॉटलिन एक्सेप्ट करता है, एपीआईज, यानी कि कुछ कुछ लिंक्स होते हैं जो कि हम लोग को डाटा प्रोवाइड करते हैं। एपीआईज को मैं बाद में ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, बट ये भी फर्स्ट क्लास है तो उस हिसाब से छोटा ही रहेगा। तो जितने भी जावा की चीजें हैं, इन शॉर्ट बोलूं तो जावा की जितनी भी चीजें हैं वो कॉटलिन में चलेंगी, मगर कॉटलिन की चीजें जावा में नहीं चलेंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो अभी तक प्ले स्टोर में जितने भी एप्स हैं उसमें 70% ऐप जितने भी है वो कॉटलिन में बन रहे हैं, और अभी नए एप्स जितने भी वो कॉटलिन में ही बन रहे हैं। फॉरेन में जितने भी कंपनीज है वो कॉटलिन को अडॉप्ट कर चुकी है, मगर इंडिया में थोड़ा सा स्लो अडॉप्शन आ रहा है। तो हाँ, काफी अच्छा रहेगा अपॉर्चुनिटी बाहर काम करने के लिए। अब फीचर्स ऑफ कॉटलिन देख लेते हैं, ठीक है। तो जो कॉटलिन है वो ओपन सोर्स है, मतलब कि आप इसके पीछे का अगर बैकएंड का कोड देखना चाहते हो कि किस तरीके से कॉटलिन काम कर रहा है, तो इसकी वेबसाइट में जा करके आप देख सकते हो कि कॉटलिन के लैंग्वेज किस तरीके से काम करता है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, जावा पूरा जावा की चीजों को समझता है। दूसरा लेजी लोड फंक्शन है, लेजी लोड फंक्शन बताऊंगा फ्यूचर में, बहुत प्यारी चीज है। डाटा क्लास इन कॉटलिन जो कि हम लोग जावा में भी होता है इसमें भी है। ट्रैक्शन फिल्टर, ये फिल्टरिंग, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं शायद इसी क्लास या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, फिल्टरिंग और रिडक्शन इन रन टाइम वगैरह वगैरह, ये सब थ्योरी है यार। स्मार्ट कैश फंक्शन, और साथ ही साथ में हमारा एक और चीज कॉटलिन का बेनिफिट होता है कि हम लोग को डाटा, जरूरी नहीं कि आपको डाटा टाइप डिफाइन करने की पड़े, आप चाहो तो कर सकते हैं, नहीं चाहोगे तो नहीं करो, मगर हाँ कर दोगे तो अच्छा है आपके लिए और कंपाइलर के लिए भी। उसको खुद से पता नहीं लगाना पड़ेगा तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो फीचर्स ऑफ कॉटलिन हो गया। इसके बाद के जितने भी पीपीटीज हैं, ये स्लाइड्स हैं, ये आपके लिए, ठीक है। ये वार एंड वाल, इसके बारे में डिफरेंस बताएंगे, मगर पहले वार को देखते हैं फिर वाल पे आते हैं, क्योंकि वार को एक कवर करने में काफी टाइम लग जाएगा, और वाल को एक बार बताने के बाद वो सारा चीज एप्लीकेबल तो है ही जो वार में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं और देखो, हो सकता है कि अभी भी कई लोग कॉटलिन कॉटलिन बोल रहा हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो को रन नहीं करे होंगे, तो फिर भी आज उनके लिए भी फिर भी मैं आज उसमें करना चाहूंगा ऑनलाइन कंपाइलर में, क्योंकि मैं इनको भी ऑनलाइन कंपाइलर में सिखाया था। चाहे तो हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कर सकते हैं, मगर हो सकता है आज भी नहीं करो तो आज ही क्लास से पहले प्लीज एंड्रॉइड स्टूडियो को रन कर लेना, क्योंकि आज ओवरव्यू एंड्रॉइड है और एक्सएमएल मतलब फ्रंट एंड का हम लोग थोड़ा सा पार्ट देखने वाले हैं। आज जो क्लास होने वाली है नेक्स्ट क्लास, तो उससे पहले प्लीज एंड्रॉइड स्टूडियो रन कर लेना, हमारे लिंक दिया हुआ है तो उससे, ठीक है। तो अभी हम लोग कॉटलिन प्लेग्राउंड में जाते हैं। कॉटलिन प्लेग्राउंड हम लोग का एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपना ऑनलाइन कोड को रन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे हम लोग इंसान है, हम लोग को पता है कि फन मेन के जैसे हर एक लैंग्वेज होता है वहाँ पे एक मेन फंक्शन होता है जहाँ से कोड चालू होता है लिखना। तो हम लोग को तो पता है मेन फंक्शन से चालू हो जाता है, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ से कोड पढ़ना चालू करना है, राइट। कोड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कंपाइलर को पता भी तो होना चाहिए कि कहाँ से उसको पढ़ना चालू करना, कहीं से भी थोड़ा ना पढ़ना चालू करेगा। तो ये फन मेन होता है, ये फन मेन हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग के स्टार्ट हमारे कोड्स लिखने चालू होते हैं, जैसे ही कंपाइलर हम लोग का फन मेन देखता है, उसके लाइन फर्स्ट लाइन ऑफ कोड से फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक पूरा कंपाइल करना चालू कर देता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसी के अंदर हम लोग अपना सारा प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, क्लास वगैरह अलग से बना रहे हैं, मगर अभी देखेंगे जितना भी चीजें हम लोग मेन फंक्शन से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन तो समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फन क्या है, मस्ती तो नहीं है। तो फन जो यहाँ पे है, ये फन एक कीवर्ड है, शॉर्ट फॉर्म है फंक्शन का। जैसे कि पहले हम लोग सी प्लस प्लस में देखे तो वॉइड में इंट में कर देते हैं, मेरे को तो ज्यादा इजी लगता है अभी भी, यहाँ मतलब इंट और सीधा काम करना चालू, ठीक है कोई नहीं, मगर जावास्क्रिप्ट से तो इजी है, फंक्शन लिखने से अच्छा फन लिखो। तो फन में, तो फन अपना एक कीवर्ड है जो कि बताता है कि एक जिसके भी आगे लग जाएगा वो एक फंक्शन है। फंक्शन बनाने के लिए हम लोग फन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पैरेंथेसिस बताता है कि ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, पैरामीटर्स लेते हैं, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स लेते हैं, मगर
देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ले लेता है। और ये दो कर्ली ब्रैकेट्स है, इसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है। अब ब्लॉक क्या होता है? सेट्स ऑफ कोड। ठीक है, इसके अंदर जितने भी हम लोग लिखेंगे कोड, वो हम लोग को ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं वेरिएबल से। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं इस वीडियोस को देखेंगे स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, उनको नहीं समझ आया कि वेरिएबल्स होते क्या है। ठीक है, तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा। अब देखो, हम लोग जब अपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओ या एप्लीकेशन कुछ भी बनाओ, हम लोग को डाटा स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। चाहे कुछ भी बनाए, हम लोग को डाटा स्टोर करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम लोग अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाए या फिर रेस्टोरेंट या फिर कुछ भी बनाओ, आपको स्टोर करना ही है। तो हम लोग को स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए। तो हम लोग को प्रोग्रामिंग में एक चीज मिलता है, वो है वेरिएबल। ठीक है। अब वेरिएबल्स क्या करते हैं? अलग अलग डाटा टाइप्स को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर ऑथेंटिकेशन बना रहे हो, यूजर ऑथेंटिकेशन, जीमेल आईडी, आप ईमेल आईडी लिखते पासवर्ड लिखते हो, तो उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग जाकर वेरीफाई कर पाएंगे। तो जैसे जीमेल है, जीमेल के लिए जो भी लिखते हो हम लोग का स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या कहता है? सेट्स ऑफ करेक्टर्स। काफी अच्छा डेफिनेशन होगा, सेट्स ऑफ करेक्टर, हम उसको स्ट्रिंग बोलेंगे। तो जितनी भी स्ट्रिंग्स होती है, जितने भी सेट्स ऑफ कैरेक्टर होता है, उसको हम लोग स्ट्रिंग्स बोलते हैं। और उसको स्टोर करने के लिए हम लोग एक अलग डाटा टाइप है। अब डाटा टाइप क्या है हम लोग समझते हैं, या फिर वेरिएबल को अच्छे से समझते हैं। जस्ट अज्यूम करो, एक बड़ा सा रूम है। ठीक है, और वो आपका एक रैम है। ठीक है, जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम रन करते हैं, तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे रैम्स के अंदर एलोकेट होते हैं, और उसके अंदर हम लोग डाटा डालते हैं। तो जितना भी हम लोग के वेरिएबल्स है वो रैम में चल जाते हैं, और रैम को एक बड़ा सा कमरा मान लो। और आप कुछ कुछ एक छोटे छोटे डब्बा मान लो, जिसके अंदर आप अलग अलग सामान रखना चाहते हो। अब अगर किसी चीज को अगर आपको स्टोर करना है, तो आप उस डब्बे को अंदर स्टोर करोगे और जाके के उस रूम में रख दोगे। अब ऐसा करोगे क्या कि किसी भी चीज को इधर कचरा टाइप ठूस दो? ऐसा नहीं होता। एक डब्बा लिए, उसके अंदर हम लोग स्पेसिफिक चीज डालते हैं, और उसके उसके लेबल दे देते हैं कि हाँ, कि इसके अंदर यही सामान है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक डब्बा है, उसके मैंने अंदर पेन रख दिया। पेन के साथ में रबर नहीं या फिर कुछ और नहीं रखूंगा, सिर्फ पेन रखा और ऊपर लेबल लगा दिया पेन। ठीक है। और वैसे ही मैं एक और डब्बा लिया, उसके अंदर मैं पेन ड्राइव या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लिखा और उसके ऊपर लेबल लगा दिया कंपोनेंट्स। अब मान लो अगर मैं दोनों को मिक्सअप कर दूंगा, तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा, हमारे लिए खुद कंफ्यूजन है और टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए सेपरेट करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास अलग अलग डब्बे होते हैं, डब्बा बोल रहा हूँ उसको ताकि इजी लैंग्वेज में आप लोग समझ पाए। तो उस डब्बे का काम क्या होता है? उसके अंदर स्पेसिफिक चीज को स्टोर करना, और उसको हम लोग लेबल दे देते हैं, ताकि हम उस लेबल से उसको कॉल कर सके और अपने काम को या ऑपरेशन को कर पाए। ठीक है। तो जब भी हम लोग को एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना होता है या फिर एक डब्बा बनाना होता है, तो हम लोग वार कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा पीपीटी में वाल भी है, वाल हम लोग बाद में देखेंगे या फिर आज की क्लास में देखेंगे। पहले वार से देखते हैं। ठीक है। अब वार करके हमने एक डब्बा तो ले लिया, अब डब्बे को नाम देंगे। ठीक है, और मैं ए करके नाम दे दिया। अब हम लोग को बताना है वो डब्बा स्टोर क्या करेगा। तो हम लोग चाहते हैं इंट स्टोर करे। अब इंट क्या होता है? इंट होता है 1 2 3 4 5 6 जीरो तक। ठीक है। इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। तो हमने इसके अंदर इंटीजर स्टोर कर देते हैं, 12। ठीक है। अब हम लोग के पास क्या सिर्फ इंट होता है? नहीं, हमारे पास और भी जगह होता है, क्योंकि देखो, सिर्फ इंट की जो स्टोर करने के लिए जो स्पेस ले, वो तो 32 बाइट लेता है रैम में। एक इंटीजर, जैसे हमने एक डब्बा बनाए, एक डब्बा बनाए ए करके, और इंटीजर डब्बा बनाए, तो 32 बाइट लेगा। क्या जरूरी है कि हम लोग 32 बाइट को इस्तेमाल करें? क्योंकि एंड्रॉइड इंटीजर की रेंज होता है, जो कि मेरे को रटा हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है, कैसे रटा रहेगा। तो ये हमारे इंटीजर का रेंज है। ठीक है। अब क्या जरूरी है कि हम लोग इस रेंज का हमेशा इस्तेमाल करें? नहीं है जरूरत। अगर जब जरूरत नहीं है, तो हम लोग बेवजह रैम क्यों कंज्यूम करें? क्योंकि अभी एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हो, तो 32 बाइट्स ज्यादा बड़ा नहीं लगता है, मगर मान लो अगर एक बहुत बड़ा ऐप बनाते हो, तब तो ये बहुत सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज करोगे, तब तो बाइट्स बाइट्स करके बहुत बड़ा साइज हो जाएगा। तो हम लोग ना क्या करेंगे, कॉटलिन में हम लोग पास और भी चीजें होती हैं। हम लोग जब सी प्लस प्लस करते हैं, तो शॉर्ट रहता है, इंट रहता है, लॉन्ग रहता है। मगर हम लोग के पास इससे एक और छोटी यूनिट होता है, बाइट। ये 8 बाइट्स का होता है, और इसकी रेंज होती है -120 से लेके 127 तक। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? जस्ट अज्यूम, हम लोग क्लास रोल नंबर ऐप बना रहे हैं या फिर क्लास अटेंडेंस बना रहे हैं। ठीक है, ऐप
जिसके अंदर आप अपना रोल नंबर वगैरह, अटेंडेंस वगैरह डाल सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एक क्लास में कितनी स्ट्रेंथ होगी? 100, 150, उससे 150 भी ज्यादा बोल दिया क्योंकि ये रेंज के बाहर जा रहा है। जस्ट इमेजिन 100 रहती है या 120, इससे ज्यादा नहीं जाता है शायद। ठीक है, तो हम लोग उस टैब के लिए हम लोग बाइट्स इस्तेमाल करेंगे। उससे बड़ा है तो शॉर्ट इस्तेमाल कर लेंगे, उससे बड़ा है तो इंट इस्तेमाल करेंगे, और सबसे बड़ा हमारे पास लॉन्ग का ऑप्शन है, जो कि देख सकते हो। मैं इसको 1 टाइम्स 100 में गिनने में मुश्किल हो जाएगी। 1 टाइम्स 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और एंड सो ऑन। बहुत बड़ा रेंज है। ठीक है, तो ये जो है हमारा लॉन्ग है, वो 64 बाइट्स को जगह लेता है। तो हम लोग मेमोरी एफिशिएंट के लिए अपने हिसाब से डाटा टाइप्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल में हम लोग करके दिखाते हैं। अब देखो, ये ऑनलाइन कंपाइलर है। ऑनलाइन कंपाइलर देखो, हम लोग की आदत हो चुकी है, मेरी आदत हो चुकी है स्निपेट्स की, कोड स्निपेट्स। तो मैं आधा लिखता हूँ, आधा आ जाता है और नहीं आता, तो कभी कभार डाउट हो जाता है कि मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करता हूँ, मैं ऑनलाइन कंपाइलर में नहीं काम करता। तो एंड्रॉइड स्टूडियो हम लोग को स्निपेट्स, कोड स्निपेट्स दे देता है। तो आधा लिखो, एंटर मारो, पूरा लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि काम नहीं करती है ऑनलाइन कंपाइलर में, जो कि हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करेगी। ठीक है, मैं वो चीज यहाँ पे करके दिखाऊंगा, जानबूझ के करके दिखाऊंगा कि एरर्स आ रहे हैं, ताकि आप लोग को पता चले कि ऑनलाइन कंपाइलर में ये चीज नहीं होगी और एंड्रॉइड स्टूडियो में ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो गलत वे में बना लेना। ठीक है, अब एक और मैं बनाता हूँ वार। अब मैं उसका एक और नाम दे देता हूँ बी। अब देखो, इंटीजर बना दी। इंटीजर का साइज कितना था हमारा? 13। अब मैं बनाता हूँ बाइट। मैं रुकता हूँ, गलती की। बाइट रखता हूँ, और चलो इंटीजर है तो मैं इंटीजर के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, शायद इतना रेंज में आ जाएगा। अब बाइट के लिए मैं 120 रख देता हूँ, ये हमारा बाइट हो गया। अब वार, अरे बाबा मैं नीचे चले गया। वार, इंडेंटेशन नहीं है, ये मैं अच्छा दिखे करके मैं ऐसा कर रहा हूँ। इंडेंटेशन की जरूरत नहीं है इसमें, ये हमारा सेमी कॉलन है, और जैसा मन करे वैसे लिख सकते हो। पाइथन जैसा नहीं है। ठीक है, शॉर्ट, शॉर्ट के अंदर मैं रख देता हूँ 3000। इंट का तो मैंने रख ही लिया, मैं इंटीजर को नीचे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने उसमें टेबल में बनाया, वैसे यहाँ पे भी बनाना चाहूंगा। और भाई तू पीछे आ जा। ठीक है, इंटीजर हो गया, और मैं स्लैश करके उसका साइज लिख दूंगा, वार डी टी। और ये बहुत बड़ा साइज ले सकता है। अब देखो यहाँ पे ना, हो सकता है जो क्लास कल अटेंड करे हो और अभी वीडियो भी देख रहे हो, तो देखो, क्लास में हम लोग कॉलेज के टाइम पे चलना पड़ता है। ठीक है, तो एज हम लोग का कोर्स डिजाइन हुआ था 2 घंटा ईच के हिसाब से, बट हम लोग को एलोकेट नहीं हुआ है, हम लोग को टाइम नहीं मिला है, तो हम लोग एक ही घंटा पढ़ा पाते हैं। तो जब मैं कॉलेज आवर्स में जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा हड़बड़ी रहता है मेरे को, कि इस टॉपिक को कवर करना है, टाइम पे कवर करना है, तो मेरा आधा से ज्यादा समय मेरा ध्यान रहता है टाइम पे। ठीक है, तो जब कॉलेज आवर में मेरे से हो सकता है कभी कभी मिस्टेक्स हो जाए, सिली मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि मेरा ध्यान टाइम पे रहेगा, क्योंकि मेरे को कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना है। क्योंकि एंड्रॉइड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चीज होता है। बेसिक को पढ़ाने में भी अगर मैं एकदम अच्छे से पढ़ाऊँ अगर एक एक चीज को, तो 30 दिन लग जाएगा, एक घंटा मिल रहा है तो, वरना 15 दिन लगेगा। और यहाँ पे मैं 10 दिन के अंदर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना। ठीक है, सिली मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि मेरा ध्यान ज्यादा टाइम पे रहेगा कि इसको जल्दी से खत्म करूँ। हर दिन का शेड्यूल है, जैसे देखे होगे, आप लोग को मिला होगा एक शेड्यूल अपना पीडीएफ, तो उस शेड्यूल को हमको कवर करने की कोशिश करता हूँ, और उसी में ध्यान रहता है ज्यादातर, तो हो सकता है मिस्टेक्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पास इंटीजर टाइप में, यानी कि होल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फ्रैक्शनल नहीं, यहाँ पे होल नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंटीजर के अंदर 4 डाटा टाइप्स आ जाते हैं, अलग अलग तरीके से स्टोर करने की। ठीक है, अब इसको स्टोर तो कर लिया, अब प्रिंट कैसे करते हैं तो हम लोग दिखा देते हैं प्रिंट करके। प्रिंट, अब देखो, प्रिंट एलन भी होता है, प्रिंट भी होता है सिंपल। सिंपल प्रिंट होता है, एक करेक्टर लेगा और उसके बाद लाइन नहीं छोड़ेगा, उसके बाद से लिखना चालू कर देगा। प्रिंट एलन क्या होता है, वो सिर्फ एक लाइन करेगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा अपने आप। ठीक है, मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ। एक एक
कॉमा बी ट्राई करता हूँ, क्योंकि देखो मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करता हूँ, तो कभी कभार ऐसा होता है कि अम, किसी और लैंग्वेज का याद आ जाता है, फिर दिक्कत होता है, तो इसमें काम नहीं करता ये। हम्म। अब यहाँ पे प्रिंट एलन का एक और प्रिंट इस्तेमाल कर देता हूँ, प्रिंट बी। अब देखो प्रिंट ए और प्रिंट बी के बीच में गैप नहीं है, ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रिंट ये करता है, और प्रिंट एलन लगा देता हूँ, आज की क्लास में जो कल के स्टूडेंट्स हैं उनको आज बताऊंगा कि प्रिंट एलन क्या होता है, बिकॉज मेरा कल थोड़ा सा टाइम कम था मेरे पास। हम्म। अभी एंड्रॉइड स्टूडियो तो मैं सेटअप बता देता। खैर कोई नहीं। देखो अब यहाँ पे लाइन मेरा छूट रहा है। आप बोलोगे कि सर ये 3000 तो बी के बाद ही लिखा दिया, क्यों लिखा गया? क्योंकि प्रिंट इससे पहले प्रिंट इस्तेमाल हुआ था। अगर प्रिंट एलन होता तो नीचे आ जाता, मगर यहाँ से पहले प्रिंट इस्तेमाल हुआ था, इसलिए उसके आगे से कंटिन्यू हुआ, और जो डी है उसके नीचे कंटिन्यू हुआ। अब जस्ट इमेजिन मैं इस सबको एलन कर देता हूँ, प्रिंट लाइन। एलन का मतलब है लाइन। तो देखो अब एक के नीचे एक लिखा गया, ठीक है। अब ऐसी जैसे इंटीजर हो गए, वैसे हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स भी होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स मतलब क्या होता है? जो कि हमारा फ्रैक्शनल होते हैं, 0.8, 9, 10, 0.10, 10.8, या क्या बोलूंगा, 22/7 को हम लोग क्या बोलते हैं, 3.44। कट करा जाएगा, ठीक है। वार करता हूँ, और मैं फ्लोटिंग पॉइंट बता दूं। जैसे हमारे डाटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर है और लॉन्ग है, वैसे फ्लोटिंग भी है। अब फ्लोटिंग में एक चीज का दिक्कत है, जो कि मैं इसमें करके दिखाऊंगा, एरर करूंगा, जज मत करना प्लीज। ठीक। तो ए कर देता हूँ, इसमें यहाँ पे फ्लोट लिख देता हूँ, ठीक। और मैं इसके अंदर असाइन कर देता हूँ 2। अब देखो ये फ्लोटिंग पॉइंट है, तो ये फ्रैक्शनल ही मांगता है, ठीक है। तो 0.0 कर देना, ठीक। अभी एरर आएगा, अरे जानबूझ के एरर किया हूँ मैं। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट के आगे आपको एफ लगाना पड़ेगा, तभी वो लेगा, वरना वो नहीं लेगा, ठीक। अब यहाँ पे फ्लोटिंग हो गया, तो हमारे पास फ्लोटिंग में भी दो तरीके होता है, एक फ्लोटिंग होता है और एक डबल होता है। तो हम लोग वार करके डबल ले लेते हैं। जिसको मैं कट करूंगा। डाटा टाइप नंबर ऑफ फ्लोटिंग एंड डी ओ यू बी एल ई, सही तो लिखा हूँ, डी ओ यू बी एल ई, कैपिटल लिखा था, सॉरी। अब हम लोग जब डबल लिखते हैं, तो मान लें मैं इतना दे दिया, 0.0। अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या एरर आएगा? आप लोग बोलेगा हाँ एरर आएगा, क्योंकि इसमें आगे एफ नहीं लिखे, बट एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग कोई फ्लोटिंग पॉइंट बनाते हैं, कंपाइलर उसको बाय डिफॉल्ट डबल मान लेता है, ठीक है। तो हम लोग को बताना पड़ता है कि नहीं यार, जो तुम्हें लिखा फ्लोट हूँ डाटा टाइप, और ये तुम समझ रहे हो डबल है, तो हम लोग उसको बताते हैं कि नहीं मैं फ्लोट ही असाइन कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग एफ लगा देते हैं। अब डबल तो बाय डिफॉल्ट डबल ही उसको अज्यूम करता है, तो उसका एफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर लगाना चाहो तो एल लगा सकते हो। एल वाला देखो मैं डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा था कि एल लगा देना चाहिए, बट जब भी करता हूँ एरर आता है, तो नहीं लगाने का। ठीक है। अब ये एरर मैं जानबूझ के क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में आप जाके पढ़ोगे तो वहां पे एल दिखेगा, इवन तो मेरे पीपीटी में भी एल दिखेगा, बट ये एरर क्रिएट करता है। तो यहाँ पे दूसरा डाटा टाइप हो गया। अब मैं इसको भी प्रिंट आउट करवा देता हूँ, प्रिंट लेन ले लेता हूँ, और प्रिंट कर देता हूँ।
तो देख सकते हो। मगर मैं पहले इसमें एक स्ट्रिंग पहले बता दूं, फिर स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब दूसरे बात, हमारा डाटा टाइप क्या होता है? कैर। और ये क्या लेता है? सिर्फ एक करेक्टर। रन करा जाए, ले लिया। अब कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? सिंपल, एक अल्फाबेट। ठीक है। अब जैसे कैरेक्टर है, अब मान लो हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम में देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, जेवीएम लिखा हुआ है, तो क्या एक एक करके लिखा होगा? नहीं। हम लोग के पास एक और चीज होता है, स्ट्रिंग होता है। मगर वो क्या होता है? वो कैर से बना हुआ कैर है। तो मतलब एक कैरेक्टर हमारा डाटा टाइप है, उससे बना है हमारा स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको करके दिखाता हूँ। वेर, नीचे यहाँ पे सब हाथ में अच्छा लगेगा। बी स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ले लिया। अब जस्ट मैं कैर कर दूंगा तो एरर आएगा। ठीक है। एरर क्यों? इंटरफेस इज टाइप स्ट्रिंग बट कैरेक्टर वाज एक्सपेक्टेड। हम लोग दे स्ट्रिंग रहे हैं, मगर वो उसको चाह क्या रहा था कि उसको स्ट्रिंग मिले, मतलब स्ट्रिंग बोलो, कैरेक्टर मिले। अब यहाँ पे जस्ट इमेजिन करो, मैं इसमें हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, क्या आएगा देख लेते हैं। तो भी आया, क्योंकि हम लोग असाइन कर रहे थे कैरेक्टर, उसको चाहिए था बस एक कैरेक्टर, हम लोग दे दिए पूरा का शब्द। तो शब्द कैसे स्टोर कर लेगा? वो तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में छोटा सा चीज स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस समझ आ गया स्कैर और स्ट्रिंग का। ठीक है। तो जो भी हम लोग कैरेक्टर होते हैं या स्ट्रिंग होते हैं, कैरेक्टर को हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से लिखते हैं, या फिर डबल से भी लिख दोगे तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। मगर हाँ, डिफरेंस याद रखने के लिए, क्योंकि अदर लैंग्वेजेस, हाँ बोले ना, अदर लैंग्वेजेस में रहता है। मगर बहुत सारे लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। तो मेरा लैंग्वेज शिफ्ट होते रहता है, अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करता हूँ तो अलग अलग लैंग्वेजेस करता हूँ, तो दिमाग में मिस हो जाता है, खिचड़ी बन जाता है। अभी ले लिया। तो जो हम लोग का कैरेक्टर्स होते हैं वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से लेता है, और जो स्ट्रिंग होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा से होता है। एक और चीज होता है, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा। ये ज्यादातर मैं किसी और लैंग्वेज में नहीं देखा हूँ। ठीक है। और सी जो कि मेरे को इसकी अच्छी लगी है, STR स्ट्रिंग, और ये एक दो तीन ट्रिपल इन्वर्टेड। अब मैं इसमें एंटर कर सकता हूँ, और इसके बीच में मैं इन्वर्टेड कॉमा भी लूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हाय, आई एम, और आई एम इन्वर्टेड के अंदर लिख देता हूँ मैं, यूसुफ, स्पेस करके फिर डबल नोटेट लेता हूँ, सिंगल नोटेट कर देता हूँ, खान। अब ये जो देखो, मैं सी प्लस प्लस को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, और सारी मतलब जितना ज्यादा अगर मैं डेस्कटॉप प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ तो सी प्लस प्लस में बनाता हूँ। तो सी प्लस प्लस में ऐसा फीचर्स नहीं है। या फिर जब एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग में करता हूँ तो हम लोग सी में काम करते हैं। तो कई बार हम लोग को, जब हम लोग सर्वर डिजाइन करते हैं, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट को सेंड करना पड़ता है, या फिर एचटीएमएल को डबल नोटेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग के फॉर्म में सेंड करना होता है। तो वहां पे हम लोग को डबल नोटेट करके एक एक लाइन पूरा भेजना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज लगता है। यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे हम लोग पास ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा है। इसके अंदर फायदा क्या होता है? अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा आ भी जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है, ये उसको एज अ स्ट्रिंग ही लेगा, कंसिडर करेगा। ये मैं शायद मैं कल के स्टूडेंट्स को नहीं बताया हूँ, जो कि आज बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि उस समय समय की कमी थी, अभी तो ऑनलाइन है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे पास समय है, जितना चाहूँ उतना डाल सकता हूँ। तो बता दे रहा हूँ। ठीक है। अब प्रिंट करते हैं। प्रिंट एल एन ए, और वैसे बीबी करके भी मैं कर लेता हूँ, और उसके सेपरेट कर देंगे। ठीक है। सेपरेट कर देंगे, डाटा टाइप जितने भी थे सबको सेपरेट। देखो, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का फायदा समझ आया होगा। मस्त चीज है ना। अब कैरेक्टर का ना एक और चीज सिखाता हूँ। जैसे कि हम लोग प्रिंट लाइन लिख रहे थे, अगर हम लोग सिर्फ प्रिंट लिखते तो क्या होता? यहाँ से मैं सब जगह से लाइन हटा देता हूँ, मजा आ जाएगा।
सब कचड़ा हो जाएगा, एक बार में लिखा हुआ दिखेगा। अब बोलोगे सर आप तो बोले थे प्रिंट लिखेंगे तो एक साथ आ जाएगा, तो हेलो वर्ल्ड के नीचे आई एम क्यों आ गया? बात तो सही है। देखना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसलिए वो न्यू न्यू लाइन से चालू हुआ है। याद करने में टाइम लगता है थोड़ा कभी। अब देखो जस्ट इमेजिन यहाँ पे प्रिंट लिखा, मैं यहाँ पे हेलो और इन सब के बीच में चाहता हूँ प्रिंट यूज करके ही स्पेस डालना, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट, ठीक है, डबल कोट्स, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन जो भी हम लोग को होता है, ये एक नया लाइन ले देता है। कल मैंने इसमें मिस्टेक कर दी थी, मैंने फ्रंट स्लैश डाल दिया था क्योंकि कंफ्यूजन हो गया था। एक और लैंग्वेज होता है जिसमें हम लोग का फ्रंट स्लैश होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज होता है बैक स्लैश टी। दो ही चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी। बैक स्लैश टी क्या करता है, स्पेस दे देता है, मतलब दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ मैं इसको। हेलो, यस सर, मतलब मेरा नाम है तो मेरे को काफी पसंद है तो मैं अपना नाम इस्तेमाल करता हूँ। अब देखो हेलो वर्ल्ड और उसके बाद हेलो यूसुफ के बीच में कितना स्पेलिंग मिस्टेक, इसको मिस्टेक नहीं बोला जाएगा, स्पीड में लिखा हूँ, हेलो, एच ई एल एल, हेलो यूसुफ। तो हेलो यूसुफ के बीच में देखो काफी ज्यादा स्पेस आ गया। बैक स्लैश टी इसी के काम आता है, और बैक स्लैश एंड स्पेस से नीचे एक लाइन क्रिएट करने के लिए आता है। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जो कि मैंने बताया है, वो कैरेक्टर ऑपरेशन में शायद मैंने बताया है, आगे बताता हूँ, ठीक है। इससे पहले नहीं था, मतलब आगे होगा उसका टेबल वगैरह, ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा स्ट्रिंग और कैरेक्टर हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास एक और चीज बुलियन, जो कि हम लोग का ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है, ठीक है। पाइथन को इतना बकता हूँ, उसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ यार, ये बता क्या हो गया मेरे को, कर रहा हूँ। एक और चीज बताना रह गया, देखो ऐसे फ्लो फ्लो में याद होता है तुम बता देता हूँ। जैसे कि हमारा जो पाइथन है वहां पे सेमी कॉलन नहीं होते, मगर सी प्लस प्लस में सेमी कॉलन होते हैं। और जावास्क्रिप्ट एकदम बिंदास लैंग्वेज, डालो तो ठीक, नहीं डालो तो ठीक। वैसे ही हमारा कॉटलिन भी एकदम बिंदास लैंग्वेज है। तुम पाइथन पाइथन मतलब बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, सेमीकोलन। अगर तुम सेमीकोलन डाल दोगे तो भी चल जाएगा, नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा। मगर अगर सेमीकोलन नहीं डालते तो आपको नेक्स्ट लाइन दूसरी लाइन से ही चालू करना है। अगर मगर सेमीकोलन डाल देते हो तो उसी लाइन में एक और लाइन लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको इधर कर दिया, एरर आ गया। क्यों, बोलो क्या है, यूज सेमीकोलन टू सेपरेट द लाइन, सेपरेट कर दिया तो ये काम कर गया। तो सेमीकोलन तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम पाइथन बैकग्राउंड से आ रहे हो, तुम नहीं चाहते हो सेमीकोलन लगाना, तो तुम्हारे लिए फिर भी अच्छा है। और अगर सी प्लस प्लस वाले बैकग्राउंड से आ रहे हो, सी प्लस प्लस जावा, जावास्क्रिप्ट नहीं जावा, तो भी आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। अब मैं एक और चीज ना कल ट्राई कर रहा था, ठीक है। अब हम लोग क्या होता है, हम लोग स्निपेट्स की आदत हो जाती है, हम लोग कलर चेंज हो जाता है तो ऐसा लगता है हाँ हम लोग सही जा रहे हैं। और अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग होता है, ठीक है। हम लोग जैसे स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल्स के डाटा को शो करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे ए, ट्रिपल ए लिख देता हूँ, तो यहाँ पे इसका डाटा शो हो जाना चाहिए, ठीक है। मगर देखो अगर जब हम लोग ना, कहाँ गया ट्रिपल ए को मेरा, हेलो यूट्यूब बैक स्लैश एच, हाँ, या फिर ए कर देता हूँ यार। अब देखो जब हम लोग कंपाइलर में या फिर जावा जावा बोल रहा हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करेंगे ना, तो इसका कलर बदल जाता है, ठीक है। और ऑनलाइन कंपाइलर में स्ट्रिंग जैसा दिखता है, तो ना कंफ्यूजन होती है, ये स्ट्रिंग ले रहा है कि वेरिएबल ले रहा है। क्योंकि हो सकता है मैं दूसरे लैंग्वेज में दूसरा इस्तेमाल करता हूँ, तो मैशअप हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल चीज है, होता रहता है। आप जब एक से ज्यादा लैंग्वेज में काम करेंगे तो आपके साथ भी होगा, तो ये होता रहता है, ठीक है। तो कल मेरा एक और चीज दिक्कत हुआ था, तो उसको बता देता हूँ। तो देखो जब हम लोग एक स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल या फिर किसी चीज को परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, किसी कोड को परफॉर्म करना चाहते हो, तो यहाँ पे डॉलर साइन लगा देता हूँ और एक ये हम लोग ब्लॉक ले लेते हैं। अब एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर मैं आज करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे देखिएगा कलर बदल जाता है, और यहाँ पे अभी ऐसा लगा जैसे कि एक स्ट्रिंग है जो कि कंफ्यूजन करता है।
ऑनलाइन कंपाइलर इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, उसमें कलर चेंज नहीं होते। ठीक है, तो इसके अंदर मैं चाहूँ तो वेरिएबल्स ले सकता हूँ, या फिर वेरिएबल्स, या फिर जब ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो मैं ऑपरेशंस करके दिखाऊंगा इसके अंदर। तो फिलहाल इससे भी ऐसे ही काम चलाते हैं। हेलो 2.0 यूसुफ, थैंक यू। ठीक है, तो हमारा अभी यहाँ तक का हो गया, स्ट्रिंग हो गया। इसको हम लोग बैकटिक करके जावास्क्रिप्ट में करते हैं, और सी प्लस प्लस में होता ही नहीं है। तो ठीक है, कोई नहीं। इसके बाद हम लोग का होता है बुलियन। बुलियन क्या स्टोर करता है? ट्रू और फॉल्स। क्योंकि हम लोग को बहुत बार ऐसा चाहिए रहता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। तो एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल सोचने दो मुझे। जब हम लोग गेम डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, गेम डेवलपमेंट करते हैं ना, तो हम लोग बहुत सारे इवेंट्स लेते हैं, इवेंट कॉल होता है, जैसे कि क्लोज इवेंट वगैरह वगैरह। तो जब हम लोग क्लोज इवेंट, हम लोग एक लूप रहता है, एक लूप के अंदर वो चलते रहता है प्रोग्राम, जितने भी ग्राफिक एरिया होते हैं वो चलता रहता है, और वहां पे कंडीशन दे देते हैं, इज नॉट ट्रू, जस्ट बता दे रहा हूँ, वो पूरा एक कोड होता है। तो वहां पे रहता है कि अगर एक क्लिक होता है वो ट्रू हो जाता है या फॉल्स हो जाता है, तो हमारा वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो इस जगह पे हम लोग को जो बुलियन है, बुलियन वो काम आता है, वो ट्रू फॉल्स देता है। ये हमारे लूप्स को टर्मिनेट करने का काम आता है, इफ एल्स कंडीशन लगाने में काम आता है, और बहुत सारे यूजेस हैं इसके। एग्जांपल बताया गेम डेवलपमेंट में, जब हम लोग बार बार रेंडर करते हैं, स्क्रीन रेंडर। गेम डेवलपमेंट अगर कभी मैं पढ़ा है तो बताऊँ उसको अच्छे से। बट जब रेंडर करते हैं, बार बार एक एक स्क्रीन आती जाती है, नेक्स्ट स्क्रीन आती जाती रेंडर होती है, तो एक वाइल लूप के अंदर वो चलता है। और इवेंट्स कॉल करते हैं तो उसका जो वॉल्यू होता है, लूप इफ ट्रू रहता है, जैसे हम लोग कट बटन दबाते हैं वो फॉल्स हो जाता है और लूप कट हो जाता है और हमारा एप्लीकेशन बंद हो जाता है। ऐसा गेम डेवलपमेंट में होता है, एंड्रॉइड में अलग होता है। ठीक, वही बता देता हूँ। हाँ, इसका नाम बू रख देता हूँ, इसके अंदर मैं बुलियन कर देता हूँ, और ट्रू स्टोर देता हूँ, टी आर टू ई, और प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट बू। बू क्यों? बुलियन का शॉर्ट फॉर्म बू। तो ट्रू आ गया। ये ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है। एक और चीज बताना था, क्या भूल रहा हूँ, क्या मैं बताना, शायद नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए बेसिक डाटा टाइप्स कितने होते हैं, जितने डाटा टाइप्स थे मैंने बता दिया। अब इसके बाद आ जाता है, क्या हो अगर हम लोग एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं, उसके अंदर हम कुछ नहीं स्टोर करना चाहते, मतलब चाहते हैं बाद में स्टोर करना चाहते हैं, मगर जब वेरिएबल बना रहे हैं वो कुछ नहीं को स्टोर कर सके। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग को कुछ नहीं को स्टोर करना पड़ता है, उसको कुछ नहीं को नल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि लोग कनेक्ट कर पाए, क्योंकि जब मैं छोटा था तो कोर्स इंग्लिश में रहते थे और मैं कनेक्ट थोड़ा सा नहीं कर पाता था। ये उनके लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, तो हिंदी में कंप्लीट। तो जब हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग कुछ नहीं को स्टोर करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे? और क्या हर वेरिएबल कुछ नहीं को स्टोर कर पाएगा या नल को स्टोर कर पाएगा? अब जैसे कि एपीआईज, एपीआईज का अगर मैं शॉर्ट एग्जांपल बोलूं, तो हमारा जैसे अभी एक ऐप बनाने वाले हैं हम लोग, वेदर एप्लीकेशन। अब जो सॉफ्टवेयर को जो डाटा चाहिए वो हमारे मोबाइल में तो है नहीं। हमारा मोबाइल थोड़ी ना प्रिडिक्ट करता है कि हाँ आज बारिश होगी नहीं होगी, सनी वेदर क्या है, ये हम लोग, हमारा मोबाइल प्रिडिक्ट नहीं करता। ये बाहर से क्या बोलेंगे, सैटेलाइट्स में सेंसर्स होते हैं, उन लोग एनालाइज करते हैं, और एक उनकी फ्री वेबसाइट्स होते हैं, बहुत सारे पेड रखते हैं, बहुत सारे फ्री रखते हैं। तो जो फ्री वेबसाइट है उनकी एपीआई रहती है, जहां से हम लोग डाटा को लेके आ पाते हैं। और कभी कभार होता है कि वहां पे खाली डाटा होता है, वो डाटा एम्प्टी रहता है। ठीक है, एम्प्टी डाटा रहता है। हम लोग भी जब खुद का एपीआई बनाते हैं, जब डाटाबेस से हम लोग कनेक्ट करेंगे तब भी एपीआई बनाना पड़ता है। तो कभी कभी हम लोग खाली कुछ नहीं आता है। जस्ट इमेजिन, किसी इंसान ने, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन के एरिया है जहाँ पे ईमेल को नहीं लिखता और पासवर्ड लिख देता है, एंटर मार देता है। अब वहां से कुछ तो जाएगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं जाए, मतलब कुछ तो जाएगा, कुछ नहीं जाता है वैसे में, कुछ तो जाता है। तो जब खाली हम लोग चीज छोड़ देते हैं वहां पे नल चल जाता है। अब हर चीज क्या वो नल एक्सेप्ट कर सकता है? और मान लो अगर नल एक्सेप्ट नहीं करना होगा और नल एक्सेप्ट कर लिया तो दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कल एग्जाम्पल दिया था मैंने कि अटेंडेंस का, अगर मान लो हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं और सर्वर से डाटा आ रहा है या फिर बैकएंड से डाटा आ रहा है और नल आ गया, नल मतलब कुछ नहीं, और आपका अटेंडेंस दिखाता है नल, जीरो, तब तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इतना मुश्किल से हम अपना अटेंडेंस क्रिएट करते बनाते और ये तो दिक्कत हो गया। तो क्या, अगर जस्ट इमेजिन
अगर हम लोग हर वेरिएबल अगर नल को एक्सेप्ट कर लेगा तो इस टाइप के एरर्स होंगे, वहां से अगर नल आ रहा है तो ये इसको नल दिखा देगा। अगर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम लोग सर्वर को भेजेंगे कि यार डाटा नहीं है, तू डाटा भेज, फिर डाटा आएगा, ये वो वापस रीरेंडर करके। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के वेरिएबल्स हो जाते हैं बार के अंदर ही। एक होता है जो नल को सपोर्ट करता है, जो नल को रख सकता है, और एक होता है जो नल को नहीं रख सकता। तो इससे पहले हम लोग जितने भी देखें वो सब नल को नहीं रख सकते। जैसे कि एग्जांपल में दिखाता हूँ, var a इज इक्वल्स टू, मैं इंटीजर कर देता हूँ, या फिर मैं इसको बिना, हाँ ये बचा था बता देता हूँ, नल, a इज नल, और मैं प्रिंट कर देता हूँ a। अभी एरर आएगा, इसको एनेबल तो बनाया नहीं मैंने, तो एक्सेप्ट कैसे करें, हाँ। तो अभी क्या आ गया, null cannot be valued of a non null type int। क्या है, हम लोग जो जो नॉर्मल इंट बनाए हैं वो नॉन नल टाइप का है, मतलब ये नल को एक्सेप्ट नहीं करता। जस्ट इमेजिन, अगर आप चाहते हो कि अगर आपका अटेंडेंस 0 है तो 0 दिखाए, अगर वहां से अगर नल आता है तो वहां पे वो सर्वर को एरर भेजे कि हाँ हमारे पास डाटा नहीं आ रहा, तुम वापस एंटर करके भेजो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, सो दैट अगर एरर आएगा हम लोग उसको नल असाइन होगा तो एरर थ्रो कर देगा सर्वर को कि तुम डाटा नहीं भेजो, डाटा भेजो। अगर हम लोग चाहते हैं कि नल एक्सेप्ट कर ले तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क का लिए होता है, ये हम लोग का नल सेफ्टी होता है, ठीक है। ये नलेबल बना दे, सॉरी नलेबल है। ये क्या करता है, इससे इस वेरिएबल में अब नल स्टोर हो सकता है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग जब अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज नहीं करना चाहते, हम लोग उसमें गार्बेज वैल्यू नहीं डालना चाहते, हम लोग चाहते हैं उसमें खाली रहे। ऐसा बहुत बार सिनेरियोज रहेंगे, इवन दो ये मैं जब हम लोग एप्लीकेशंस बनाएंगे फायरबेस का अपन जो लिखे थे शेड्यूल में होगा, तब देखना वहां पे नल का बहुत इस्तेमाल होगा। तो जब हम लोग बाय डिफॉल्ट कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करना चाहते तब हम लोग को नल देना पड़ता है। जस्ट एग्जांपल, मैं अनइनिशियलाइज को छोड़ देता हूं तो क्या होगा, एरर आएगा, ए मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, और मैं उसमें कुछ डालना नहीं चाहता। अब मेरे को मजबूर होकर के जीरो डालना पड़ रहा है या फिर कुछ भी मजबूरी में डालना पड़ रहा है। और जस्ट इमेजिन, अगर मैं यहाँ पे किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहा होता है ए से, तो क्या होगा, वो तो जीरो हो जाएगा। अगर मान लो, तो इस तरीके का जो हम लोग का करते हैं, ये कोई का हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसलिए ना हम लोग को नल का इस्तेमाल करना पड़ता है, और नल बहुत प्यारी चीज है, इसलिए मेरे को नल प्यारी लगता है, नल। अब हम लोग इसको नल टाइप तो बना लिए, इसको इनिशियलाइज नहीं करे, रन कर देता हूँ, नल आ गया। अब मैं चाहता हूँ ए के अंदर डाटा डालना, मेरा रोल नंबर जो कि था कभी, मेरा रोल नंबर क्या था 48, तो इसके अंदर डाटा चल गया 48, मगर साथ ही साथ में एक एरर आ रहा है। ये एरर नहीं आ सकते, इसको हम लोग अलर्ट बोल सकते हैं, वो चलता है। इसके अंदर हम लोग वापस ए को अपडेट कर सकते हैं, 23 रन करा जाए तो ये अपडेट हो गया 23। हम इसमें जितना चीज डालना चाहो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको नॉट नल करके हम लोग को करना पड़ता है। तो हम लोग का देखो, ये अगर एंड्रॉइड स्टूडियो रहता तो पहले ही मेरे को बता देगा, ठीक है। असाइनमेंट में पहली बार कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं, हाँ, कैसे चलाना पड़ेगा, जो कि चलाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग नल नलेबल डाटा टाइप बना सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग नल को स्टोर कर सकते हैं। अब क्या बोलोगे, क्या सर ये सिर्फ इंट के साथ हो सकता है, तो नहीं, ये सारे डाटा टाइप्स के साथ हो सकता है, ठीक है। हम लोग नलेबल अरे भी बना सकते हैं, नलेबल लिस्ट भी बना सकते हैं, सब चीज बना सकते हैं। अब पूरा चीज बताने का मतलब नहीं होगा शायद, मैं इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और नाम बदलते जाऊंगा, और इसका नाम ए कर दूंगा, इसका नाम स्ट्रिंग कर दूंगा। अरे बाबा, स्ट्रिंग, एस टी आर, स्पेलिंग मत कर, एस टी आर स्ट्रिंग, फ्लोट भी बना देता हूँ।
और बुलियन भी बना देता हूँ। इनिशियलाइज नहीं कर रहा, रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रहा है, लाइन नंबर बता देता है। हाँ, चूंकि मैंने यहाँ पे नाम नहीं बदला इसका। अब सब इनिशियलाइज हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, जस्ट इमेजिन हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं। और देखो स्ट्रिंग ऑपरेशंस बहुत बार होते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशंस मतलब वो वाला नहीं, सीआरडी वाला स्ट्रिंग ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। स्ट्रिंग ऑपरेशन जैसे डॉट लेंथ, डॉट साइज, डॉट पुश या फिर डॉट पॉप, इस टाइप के ना हम लोग का बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। अब जस्ट इमेजिन एक खाली स्ट्रिंग है और तुम बोल रहे हो उसका साइज बता, तो कोई सेंस बनता है नहीं। तो हम लोग ना सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर जस्ट इमेजिन में इसके अंदर करके दे देता हूँ यार, वरना मजा नहीं आएगा। प्रिंट यहाँ पे ए तो है ही। एरर। अब यार बस ये चीज बताऊंगा, दो चीज क्या होता है, सब्र करो, रुको जरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का तीन मेथड होते हैं नल सेफ्टी के लिए। ठीक है, नल सेफ्टी क्या होता है, अगर नल रहा तो क्या करना है, अगर नल नहीं रहा तो क्या करना है। जस्ट इमेजिन अगर नल रहा तो लेंथ नहीं बता सकता, अगर नल नल नहीं रहा तो लेंथ बता देगा। तो वही इफ कंडीशन। अब इफ क्या होता है, इफ एक कीवर्ड है जो कि कंडीशन चेक करता है। अगर वो ट्रू रहा, अगर रहा तो एक सेट्स ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स रहा तो एक सेट्स ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं ए, ये जो हम लोग का ये जो होता है इसको हम लोग नॉट बोलते हैं, इसको मैं क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा इसका, क्या बोलते हैं, जो भी है, इसको नॉट बोलते हैं। तो ए नॉट इक्वल्स टू नल। अगर ए जो है अगर नल नहीं रहा तो प्रिंट की वैल्यू करेगा, एल्स अगर नल नहीं रहा, सॉरी नल रहा तो क्या करेंगे, तो हम लोग फिर प्रिंट आउट करेंगे, नल है भाई, वो हम लोग का भाई लैंग्वेज होता है ना, तो डाटा लिख के आना चाहिए नल है भाई। हम्म, जैसे कि एक्सपेक्टेड है। अब खाली चीज का हम लोग लेंथ नहीं निकाल सकते, तो ये नल सेफ्टी है। अब मान लो अगर नल सेफ्टी अगर नहीं लगाया होता तो क्या आ जाता, मेरा एरर आ जाता। तो ये कॉटलिन के अंदर का एक फीचर, ये तो नॉर्मल चीज है, कॉटलिन के फीचर्स दिखाता हूँ कि कॉटलिन और किस तरीके से उसको हैंडल करता है। जस्ट इमेजिन अब मैं इसके अंदर नल को हटा करके एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, हेलो। अब हेलो की लेंथ देखते हैं, तो मेरे को हेलो की लेंथ बता देगा, 5 अक्षर का हेलो है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डाटा है तो बता रहा है, अगर नहीं होता तो नहीं बता पाता। अब एक और चीज है कि मान लो अगर नल रहा तो हम लोग कुछ असाइन करें। जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूँ, इस तरीके का हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, एक प्रैक्टिकल केस है। जैसे कि मान लो हम लोग व्हाट्सएप तो सब इस्तेमाल करते ही होंगे, तो हम लोग जब फोटो भेजते होंगे, वो आइकन होता है, क्लिक करते हैं, फिर गैलरी में दबाते हैं, फिर गैलरी ओपन होता है, वहां से हम लोग एक फोटो, मल्टीपल ऑफ फोटोज को सिलेक्ट करते हैं और अपलोड अपलोड करते हैं, किसी को सेंड करते हैं। तो उस केस में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जाके के जब प्रोग्रामिंग होता है तो सबसे पहले देखते हैं क्या वो पाथ है वहां पे, क्या वो फोल्डर एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग चेक करते हैं, इफ लेंथ इज नॉट नल, देन उसके अंदर जाकर के उस जो जो फाइल सिलेक्टेड है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दो। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। var b is equals to if a is not equals to null, अगर a नल नहीं रहा तब, तो ये क्या डाल देगा उसके अंदर, मेरा नाम डाल दे, यूसुफ। अगर नल नहीं, अगर नल रहा तो एल्स नल है भाई। सिंगल लाइन ऑफ कोड के लिए हम लोग को ब्लॉक नहीं देना पड़ता रे बाबा, फिर भी दे रहा है।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर नल डाल देते हैं और नल चेक करते हैं। अगर नल रहा तो क्या होगा, कंडीशन मैंने चेक की थी, अगर नल रहा तो यूसुफ चल जाएगा बी के अंदर। और अगर नल नहीं रहा तो इसके अंदर नल है भाई, जो कि कंडीशन उल्टा हो गया। यहाँ पे वापस नॉट इक्वल टू डाल देता हूँ और रन कर सकते हैं यूसुफ। और इसी तरीके से हमारे पास एक और मेथड होता है, जो कि मैं इसमें से जाके बताऊंगा। डाटा टाइप हो गया, ऑपरेटर्स, मेरे को पहले ये बताना था। नल कॉलिंग ऑपरेटर्स है, इन ऑपरेटर्स, नल सेफ्टी, जैसे कि हम लोगों ने बताया स्टैंडर्ड में क्या होता है और फिर एरर्स क्या आते हैं। हम्म, ये नॉन नल मेथड, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका हम लोग कौन सा वाला मेथड बोलते हैं, यूजिंग नॉट नल एश्योरेंस ऑपरेशन। ठीक है, मिल जाएगा। प्रिंट ए, अगर नल नहीं रहा तो लेंथ बता देना। ठीक, एरर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये एरर किस स्टेप से आ रहा है, ये हमारा एरर बता रहा है कि ये नल है, इसकी लेंथ नहीं बताया जा सकता। और साथ ही साथ में अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग में डाल देता हूँ तो देखो, इफ वाला जो स्टेटमेंट है वो ये चीज को प्रिवेंट कर देता है, मगर जो नॉट नल एश्योरेंस ऑपरेशन होता है ये एरर थ्रो कर देता है अगर नल रहा तो। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। एक और ऑपरेशन होता है नल सेफ्टी करके, नहीं, एक और नाम बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, पीपीटी में नाम है उसका। ठीक है, एक और तरीका होता है, उस तरीके से भी कर सकते हैं, मगर हाँ ये वाला तरीका बहुत बार इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको बताना जरूरी था। एक और तरीका होता है जिसमें हम नल सेफ्टी चेक कर सकते हैं। हाँ, इस तरीके से। इसमें क्या होता है कि जस्ट इमेजिन हम लोग किसी भी एक नल ऑपरेटर, नलेबल वेरिएबल को हम लोग किसी और में असाइन करते हैं, जैसे कि वेर बी, और मैं इसको स्ट्रिंग नहीं बनाने की जरूरत है, वो नल अगर रहा तो नल ले लेगा, या फिर स्ट्रिंग बना ही देता हूँ। string स्ट्रिंग, स्पेलिंग गलत है क्या, string स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग के अंदर हम लोग डाटा डालना चाहते हैं ए। मान लो अगर ए गलत रहा, मतलब ए के अंदर अगर नल रहा तो क्या होगा, इसका नलेबल का हम लोग का, सॉरी, एल्विस ऑपरेटर, ये नाम याद नहीं आ रहा था, एल्विस ऑपरेटर। एल्विस ऑपरेटर क्या करता है कि अगर नल रहा तो उसके बदले बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता है। अगर कोई और, अगर वो नल नहीं रहा तो फिर बी की वैल्यू चल जाएगी। अगर नल रहा तो फिर उसके बाद की जो बाय डिफॉल्ट हम लोग वैल्यू सेट करके रखे हैं वो ले लेगा। ठीक है, सिंटैक्स ऐसे होता है, और परफॉर्म करके भी दिखा देता हूँ मैं। एच ई एल एल ओ, हेलो, स्पेलिंग छोड़ो, यार आई एन टी प्राइम। क्योंकि अभी ये नल नहीं था, इसके अंदर यूसुफ असाइन था, तो बी के अंदर यूसुफ चले गया। जस्ट इमेजिन मैं इसको उड़ा देता हूँ, तो एल्विस ऑपरेटर क्या करेगा, हम लोग को हेलो दे देगा। तो इस तरीके से हम लोग तीन तरीका है नल को, नल सेफ्टी के। एक इफ स्टेटमेंट वाला था, एक इफ रिटर्न वाला ऑप्शन होता है, तीसरा होता है हम लोग को नॉन नट, नॉट नल, ऐसे क्या बोलते हैं, नॉट नल करके एक और है, नाम याद नहीं आ रहा, नाम का बड़ा दिक्कत है। नॉन नॉट नल इंश्योरेंस करके जो हम लोग का ऑपरेशन होता है वो वाला करके दिखा दे तो यार, वो ना बोलोगे कुछ नहीं आता सर को। ठीक है, यार प्रिंट ए डॉट एल एन जी टी एच, ये नल इंश्योरेंस जो ऑपरेशन होता है ये एक होता है। दूसरा एल्विस ऑपरेटर होता है, तीसरा हम लोग का इफ असाइन होता है, चौथा इफ कंडीशन होता है। तो ये चार तरीके से हम लोग नल को हैंडल करते हैं। देखो, सिर्फ नल तक बताने में मेरे को 1 घंटा लग गया, और कल की क्लास में अगर इतना अच्छे से बता रहा होता तो फिर नहीं हो पाता, इसलिए वो 2 घंटे की क्लास थी। ठीक है, अभी अपन नल के बारे में देख लिए, नॉट नल के बारे में देख लिए, वेरिएबल्स के बारे में देख लिया, इफ के बारे में भी लगभग देख लिए। इफ के बारे में और अच्छे से देखते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लूं मैं। इसके
इसके बाद क्या हो जाता है, सिर्फ वेरिएबल को स्टोर करने से काम नहीं बन जाता, हम लोग को उसके ऊपर ऑपरेशंस करने होते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर हम लोग रिजल्ट का एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स के सारे डाटा डाल दो, नंबर डाल दो, वो परसेंट निकाल के दे दे और बता देगा पास है कि फेल है। अपन इस चीज को बना के देखते हैं, ठीक है। इससे मैं रीड करने का भी बताऊंगा, ठीक है। एंड्रॉइड में बताऊंगा यार वो, चूंकि ना इसमें साला हेल्प नहीं करता, वो स्निपेट्स नहीं है, रीड करके लिखते हैं, उसमें कैपिटल होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं उससे, बाद में देखते हैं उस चीज को, पहले हम लोग ऑपरेटर्स में देख लेते हैं। तो हम लोग पास वेरियस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है, पहले होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये। इसके अलावा होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, और वाह, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, और इसके बाद आ जाता है मॉड। मॉड किसके लिए आता है, परसेंट के लिए, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। इसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, इक्वल्स टू, अगर ए बी के बराबर हुआ तो, ए बी के बराबर नहीं हुआ तो, अगर ए किसी से छोटा हुआ तो, किसी से बड़ा हुआ तो, छोटा, बड़ा और बराबर हुआ तो, छोटा और बराबर हुआ तो ये हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। मतलब एक ये ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये हम लोग का कंपैरिजन ऑपरेटर, इसके हम लोग का बुलियन ऑपरेटर होता है, सॉरी बैकस्लैश है, और एंड, ठीक है, मुझको एंड करके इसमें दिखाना चाहिए था, एंड, हाँ जी एंड। तो इतने सारे अपने पास ऑपरेटर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ए प्लस प्लस, और ये होता है प्लस प्लस ए। दोनों में डिफरेंस होता है, एक में ए प्लस प्लस का मतलब होता है पहले वो ए को दिखाएगा फिर उसमें इंक्रीमेंट करेगा, प्लस प्लस में होता है मतलब पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर ए को दिखाएगा। तो ये दो डिफरेंस होता है। इंक्रीमेंट में हम लोग का प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, ये दो तरीके का। साथ ही साथ में हमारे पास डिक्रीमेंट भी होता है, सेम चीज होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सी प्लस प्लस में कंडीशनल ऑपरेटर होता था जो कि इसमें शायद नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में ढूंढा क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि होगा बट नहीं है। इसके बाद इंडेक्स एक्सेस ऑपरेटर भी होता है, जो कुछ नहीं होता, हम लोग का अरे या फिर स्ट्रिंग होता है, उसी का अगर हम लोग को पर्टिकुलर चीज जानना है तो हम लोग इंडेक्स करके दिखा देते हैं, ठीक है। इन इन ऑपरेटर में बाद में बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी बताऊंगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी चीज होती है। लॉजिकल ऑपरेटर जिसको मैंने बाइनरी ऑपरेटर बोला, कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, और शॉर्ट हैंड भी होता है, ठीक है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तीन चीज को मैंने बताया। अब इन सब चीज को प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जस्ट इमेजिन अभी हम लोगों ने बहुत स्ट्रिंग के साथ खेल लिया, अब बारी है इंटीजर के साथ खेलने की। प्रिंट, एक काम करता हूँ पहले ही इनिशियलाइज कर देता हूँ ताकि मुझे इंट नहीं देना पड़े। 24 where b is equals to, एक काम करते हैं ना, परसेंट निकालते हैं ना, मजा आएगा परसेंट निकालने में। m फॉर मैथ्स, c फॉर केमिस्ट्री, मैं मैथ्स अच्छा था रे, 78 दूंगा। केमिस्ट्री ठीक ठाक था तो 50 दूंगा। फिजिक्स बहुत अच्छा था तो 89 दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और क्या होता है, कंप्यूटर साइंस, ये तो मेरा बेस्ट था, CS, तो मैं इसको दूंगा 99। अब हम लोग को परसेंट निकालना है, और हमारे एग्जाम होते थे लगभग 100 एग्जाम के, 100 नंबर के मान के चलते। तो हम लोग परसेंट निकालना धीरे धीरे सीखेंगे, पहले हम लोग सारे ऑपरेशंस लगाना सीखे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पहले क्या करेंगे, अरिथमेटिक में प्लस ऑपरेशन को देखेंगे। प्रिंट एम प्लस सी, मैथ्स प्लस केमिस्ट्री को अगर हम लोग प्लस ऐड करना चाहते हैं तो किस तरीके से ऐड करते हैं, तो इस तरीके से ऐड करते हैं हम लोग अरिथमेटिक ऐड ऑपरेशन से। वैसे माइनस से हम लोग माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए। वैसे हमारे पास डिवीजन भी है, डिवाइड सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन बोल के डिवीजन बोलता हूँ, और
ये हमारा डिवीजन। तो ये तीन अरिथमेटिक नहीं, तीन हो गया, और चौथा मॉड, परसेंट, जो हम लोग को परसेंट देता है। बहुत काम का चीज है, ये हम लोग को परसेंट दे देता है कि कितना परसेंट आया। रिमाइंडर, सॉरी परसेंट बोल रहा हूँ, रिमाइंडर। ये हम लोग को रिमाइंडर दे देता है, इसको हम लोग मॉड बोलते हैं। तो अगर हम लोग मैथ्स को केमिस्ट्री से डिवाइड करेंगे तो हम लोग पास 28 रिमाइंडर बचेगा। तो ये हमारे पास तीन या प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉड, पांच हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन देख लिए। अब इसमें से देख लेते हैं कि टोटल हम लोग निकालते हैं। वेर total is equals to m plus c plus p plus cs। ठीक है, तो हम लोग को टोटल मिल जाएगा। प्रिंट कर देता हूँ, पी आर आई एन डी, प्रिंट। टोटल आ गया। अब हम लोग साथ ही साथ में इफ कंडीशन में जो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर देख लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। इफ टीओ टोटल इज लेस देन, इज सॉरी लेस देन 100, प्रिंट करते हैं, पी आर आई एन डी प्रिंट। तो ऐसे आई एम फेल है भाई। क्योंकि हम लोग का टोटल ज्यादा आ गया, तो हम लोग अलग अलग कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो टोटल से 100 से छोटा रहा, 100 से या 200 से बड़ा रहा, ग्रेटर देन 200, भाई पास हो गया। भाई पास हो गया ये। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं इफ के अंदर। ये हमारा इफ क्या हुआ, अगर अम, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो अंदर के ये ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर देता है, और नहीं हुआ तो एल्स का, मगर मैं एल्स पार्ट दिया नहीं हूँ, तो एल्स के अंदर चल जाता है। अब जस्ट इमेजिन, मैं अगर हर एक 200 के बाद देखते हैं क्या 100 200 से बड़ा है, ऐसे 300 400 तक देखते हैं। हम बोले काहे टाइम पास कर रहे हैं, तो यार चीज सिखाना, एक चीज जो कि इम्पोर्टेंट है। भाई पास हो गया। क्योंकि देखो, अगर हम लोग को जस्ट इमेजिन, हम लोग को एक चीज है जिसको प्रिंट आउट, हम लोग को कंडीशन चेक करना है, और सिंपल है, कुछ खास बड़ा चीज नहीं है, तो हम लोग को 3 बार लिखना पड़ रहा है, पहले इसको फिर इसको, इतने बार इफ स्टेटमेंट लगाना पड़ रहा है। तो क्या ये जरूरी है कि हम लोग इतने बार इफ स्टेटमेंट लगाए? क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि बस एक बार कंडीशन चेक करें, एक बार वो वेरिएबल लिखे और सारे कंडीशन लिख दे और अलग अलग ब्लॉक लिख दे? ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, वैसे ही हम लोग के पास एक व्हेन स्टेटमेंट आता है, जो कि हम लोग के अदर लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट बोला जाता है। तो अब हम लोग उसको चेक करेंगे। व्हेन टोटल, अगर 100 आया, ये एरो ऑपरेटर होता है, ये हम लोग का अगर 100 आया तो क्या करेंगे भाई, सॉरी प्रिंट करना है, प्रिंट टू ऐसे गया। अब हम लोग वैसे ही सारे के लिए बनाते जाते हैं। अब देखो, मेरे को कंडीशन चेक नहीं करना पड़ रहा है, मेरे को एक ही ब्लॉक के अंदर मैं अलग अलग कंडीशन लिखते जा रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे एक चीज का दिक्कत होगा, यहाँ पे मैं ना कंडीशन चेक नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग को ऑपरेशन आता है इन ऑपरेटर, जो कि मैं बाद में बताऊंगा, और मैं इसको टोटल को असाइन कर दूंगा। टी ओ एल्स लगा देता हूँ, एल्स भी तो अपने पास है, ये एल्स और एल्स का लगा देते हैं। क्या बताऊं भाई? ठीक है, ये मेरी हिंदी इंग्लिश थोड़ी सी बेकार होती है। क्या बताऊं भाई, जो कि देखो, ये ना ही अपन लोग का कैलकुलेशन कितना था, 316, और हमने ना यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस रखे हैं, अगर 100 आया तो ये, 200 आया तो ये, और एल्स अगर इन सब में से कुछ भी नहीं है तो ये प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमारे पास इफ स्टेटमेंट देख लिए, साथ ही साथ में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिया, बड़ा छोटा, इज इक्वल्स असाइनमेंट देख लिया, नॉट इक्वल्स टू तो हम लोग नल असाइन करते हुए देख लिया।
अब बुलियन बैठी है, ठीक है। एक वेरिएबल बनाता हूँ वेयर इफ कंडीशन लगा देता हूँ, सॉरी, इफ टोटल टोटल इज ग्रेटर इक्वल्स टू 300, अगर 300 से ज्यादा है तो बच्चा पास है। तो मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ, ये यार कभी नहीं दिमाग से पता है, वार पास, सॉरी, बी डबल ओ एल, अरे यार, बुलियन, इसमें लेबल बनाओ, नहीं, एफ ए एल, फॉल्स, तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखते हैं। अगर नंबर हमारा 300 से ज्यादा आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे बच्चा पास हो गया, पप्पू पास हो गया, पास, सॉरी पास तो नहीं डालेंगे, ट्रू डालेंगे यार, ट्रू। अब उसका चेक करेंगे क्या पास ट्रू है। इफ पास इज इक्वल्स टू यार, अगर वो ट्रू है तो बच्चा पास है, यार आई एन टी प्रिंट भाई टू पास हो गया, एल्स पार्ट डाल देते हैं, भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, एल्स भाई तेरा से कुछ नहीं हो सकता। ये फन गेम बता रहा हूँ ताकि हम लोग को अच्छे से याद रहे कोड, मस्ती करते हैं तो याद रहता है। भाई तो पास हो गया। अब काम करते हैं, मैं टोटल को कम कर देता हूँ, सिर्फ मैथ्स रख देता हूँ ताकि बच्चा फेल हो जाए। अब स्टेटमेंट देखते हैं, भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, 78 नंबर परसेंट आया तेरा। तो यही देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे बुलियन का भी देख लिए, बुलियन अगर ट्रू रहा फॉल्स रहा। अब एक और चीज देखते हैं, अटेंडेंस, जो कि हम सबकी लगाती है। अब हम लोग इसमें बुलियन ऑपरेशन मतलब एंड और ऑपरेशन का देखेंगे। यहाँ पे मैं अगर ये ट्रू रहा और अटेंडेंस नाम दे देता हूँ, वी ए आर ए टी टी बी डब्ल्यू बुलियन इक्वल्स टू टी आर क्यू ई ट्रू, ठीक है। यहाँ पे मैं ए टी टी, अगर मान लो अटेंडेंस अबव 70 रहा तो ट्रू है, जिस तरीके से हम लोग चेक कर रहे हैं। तो अब ये देखने लायक रहेगा कि और ऑपरेशन क्या करता है। पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इससे ऊपर का जितना भी था ना, वो जितने भी प्रिंट थे भाई वगैरह वगैरह, प्रिंट टोटल, इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, ताकि मेरे को दिखे अच्छे से रिजल्ट। भाई तू पास हो गया। अब जस्ट इमेजिन मैं अगर इसको फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स, अब क्या होगा, भाई तू भी पास हो गया। तो इससे क्या हो रहा है कि और ऑपरेशन क्या करता है, अगर एक चीज अगर वो ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है, ठीक है, तो भी चलेगा। अगर एक चीज ट्रू है दूसरी चीज फॉल्स है तो भी वो ट्रू एग्जीक्यूट करेगा। अगर दोनों ट्रू है तो भी वो ट्रू एग्जीक्यूट करेगा, और दोनों फॉल्स है तब वो एल्स पार्ट फॉलो करेगा, ठीक है। जस्ट इमेजिन इसको मैं पास को भी अगर मैं फॉल्स कर दूं, बच्चा फॉल्स, बच्चा पास ही नहीं है और अटेंडेंस भी कम है, तब क्या होता है, ठीक है, भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। और इसको मैं जस्ट इमेजिन मैं ट्रू कर देता हूँ, ट्रू, भाई तू पास हो गया। तो और ऑपरेशन यही करता है कि अगर दोनों में से कोई भी अगर ट्रू रहा तो वो ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर दोनों फॉल्स रहेंगे तभी वो फॉल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। मगर एंड ऑपरेटर ऐसा नहीं करता। एंड ऑपरेटर बोलता है भाई जब तक तुम हम दोनों अगर ट्रू नहीं रहे, या फिर जितने भी हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं, ए एंड बी एंड सी, अगर वो तीनों ट्रू नहीं हो जाते तब तक वो ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, जबकि हमारा, मैं पास हूं बट अटेंडेंस मेरा फुल है, सॉरी मैं फेल हूं मगर अटेंडेंस फुल है, तो भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं पास हो जाता हूँ, सॉरी, ट्रू, और बुलियन के अंदर डाल देता हूँ फॉल्स, मेरा अटेंडेंस नहीं है। हाँ, तो भी भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, खैर कोई नहीं। अब इन दोनों को फॉल्स कर देता हूँ, सॉरी ऐसी, तो भाई तेरा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ही फॉल्स है। अब मैं दोनों को ट्रू कर देता हूँ,
या फिर नॉट ऑपरेटर लगा देता हूँ, कौन पूरा लिखे, नॉट फॉल्स, नॉट ऑपरेटर होते हैं इसको, ठीक है, और इसको नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, वैसे क्यों हो रहा है, इसको मेरे को फॉल्स टू करना ही पड़ेगा यार। यू ई टू, इसको भी टू कर देता हूँ, यू ई टू। अरे भाई दोनों तो ट्रू है, तो काहे ये बोल रहा है, एडीटीवी ट्रू है भाई तेरा, एल्स पार्ट ही क्यों जा रहा है। सॉरी। तो इसके बाद में देखेंगे, मैं इसको कट करने वाला हूँ वैसे भी। एल्स पार्ट में क्यों जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। प्रिंट पास, प्रिंट एटीटी, मेरे पास, सॉरी 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 सॉरी, ये तो इस पे डिपेंड करता है ना, कंडीशन क्या है। मैं इसमें फॉल्स टू डालने से नहीं होता, मैं इसको कंडीशन को हटाता हूँ। टोटल कहाँ गया मेरा, पास तो मेरा फॉल्स ही है ना, टी आर यू ई, मेरे को यहाँ पे डालना चाहिए था। तो भाई तो पास हो गया। तो इस तरीके से हम लोग का एंड ऑपरेटर काम करता है, अगर दोनों ट्रू रहा तभी काम करेगा, नहीं रहा तो नहीं काम करेगा, ठीक है। तो इफ देखिए, इफ एल्स देख लिए, इफ एल्स लेटर भी होता है मगर उसका भी कुछ खास इस्तेमाल नहीं है, तो जब जहां इस्तेमाल होगा तो मैं उसको बता दूंगा, कुछ नहीं होता है एल्स के पार्ट में, फिर इफ कंडीशन देख करते हैं और वही एक सीढ़ी जैसे चलते रहता है। अब साथ ही साथ में हम लोग वाइल और डू वाइल देखेंगे, क्योंकि फॉर को हम लोग आज की आज नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है उसमें देखने वाले हैं। तो वाइल डब्ल्यू एच आई एल, अब जस्ट मान लो हम लोग, एक काम है जिसको हम लोग बार बार रैपिडली रैपिडली करने जा रहे हैं, एक ही चीज है उसको बार बार करते हैं, तो हम लोग उसको बार बार प्रोग्राम लिखना एक कंजट नहीं होगा। जैसे कि जस्ट इमेजिन, अगर मैं प्रिंट का लगा देता हूँ, ठीक है, वार ए, सॉरी, इसको इंट बना देता हूँ, इसके अंदर थ्री डाल देता हूँ, सॉरी थ्री डाल देता हूँ, ए इंटू वन, मैं टेबल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ बिना लूप के, ठीक है, यहाँ पे टू कर देता हूँ, थ्री कर देता हूँ, फोर कर देता हूँ, फाइव कर देता हूँ, सिक्स कर देता हूँ, सेवन कर देता हूँ, एट कर देता हूँ, नाइन कर देता हूँ, टेन कर देता हूँ। अब देखो, सिर्फ मेरे को एक टेबल लिखने के लिए 10 लाइन या फिर 11 लाइन लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत लिखना पड़ा, जबकि मैं कुछ नया नहीं कर रहा था, एक ही चीज को रैपिडली कर रहा हूँ, ए इंटू और प्लस करते जा रहा हूँ। तो क्या इस चीज की जरूरत है मेरे को, मैं एक ही चीज को बार बार क्यों करूँ। तो हमारे पास ना एक चीज होता है लूप। लूप क्या करता है, क्योंकि देखो ना मैं यहाँ पे कर ही कर रहा हूँ, एक ही लूप ही तो है। मैं ए को ए से इंटू कर रहा हूँ, बी से, थ्री से, फोर से, फाइव से इंटू ही तो कर रहा हूँ, एक ही चीज कर रहा हूँ। तो हम लोग पास एक चीज होता है लूप, जैसे वाइल लूप। वाइल हमारा कीवर्ड है, इसके अंदर हम लोग कंडीशन रखते हैं, जैसे कि ए शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 30, चूंकि 30 का टेबल लिख रहे हैं, और ए, वेर करके आई बना देता हूँ, वेर आई इज इक्वल्स टू वन, या फिर आई इंटू, आई से भी कंडीशन चेक कर लेते हैं जब आई बनाई जाए, तो आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10,
और यहाँ पे मैं APRINT लाइन A इंटू आई कर देता हूँ और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर लेंगे। टड़ा, हमारा टेबल लिखा गया। इतने बड़ा लाइन ऑफ जो कोड हम लोग ने किया, बार बार जो हम लोग मैनुअली कर रहे थे, वो हम लोग का ऑटोमेटिकली हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग लूप। ठीक है, अब यहाँ पे आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे जो आई प्लस प्लस है, आई प्लस प्लस हम लोग का इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक से बढ़ा देता है, एक ऐड कर देता है। ठीक है, वैसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक से माइनस कर देता है। जस्ट इमेजिन, मैं उसको उल्टा कर सकता था, 10 greater equals to 1, आई माइनस माइनस, उल्टा लिखा गया टेबल। तो यहाँ पे देखो, उल्टा लिखने के लिए मैंने क्या, मतलब अभी माइनस करने के लिए क्या किया, पहले 30 में से एक माइनस कर दिया तो 9 हुआ, तो 9 इंटू हुआ, ऐसे करके। तो माइनस करने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया दिया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग एक तरीका हो गया टेस्ट करने का। और दूसरा यहाँ पे हम लोग पास हो जाता है डू वाइल। तो डू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डू वाइल, और यहाँ पे वाइल लिख देते हैं। अब वाइल, मेरे मन में हमेशा से क्वेश्चन आता था जब मैं पढ़ता था, स्टूडेंट था। तो क्लास 12th में जब हम लोग पहली बार सी प्लस प्लस पढ़ रहे थे, तो मेरे सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आया था कि मैम, अगर फॉर लूप से अगर काम बन जा रहा है, तो हम लोग पास वाइल लूप क्यों है, और वाइल लूप है तो डू वाइल लूप क्यों है। तो तीनों लूप का काम लूप करना है, मगर तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे डू वाइल लूप के अंदर हम लोग कंडीशन बाद में चेक होती, पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। माने कि अगर कंडीशन हम लोग की फॉल्स हो भी जाती है, तो भी एक बार हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। वाइल का क्या होता है, हम लोग को इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती। हम लोग जैसे कि फॉर इन रेंज रहेगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप में, वो आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो उसका अलग इस्तेमाल है इन रेंज करके, और वाइल हम लोग ट्रू कर देते हैं, उसका अलग इस्तेमाल है। तीन अलग अलग लूप है, तीनों अलग इस्तेमाल किए। हमारे टीचर्स बोल रहे करते थे वाइल और फॉर एक जैसे, जो कि नहीं है। ठीक है, अलग अलग है। जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो बताऊंगा, मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब डू वाइल को हम लोग ट्राई कर लेते हैं। चूंकि आई प्लस प्लस मैं नहीं कर रहा क्या, हाँ, आई माइनस माइनस करना चाहिए, सॉरी। और यहाँ पे एक और चीज भी करता हुआ कि मैं इसको लेस देन 1 के बाद भी चलवा रहा हूँ। ठीक है, देखो पहले जीरो तक रिजल्ट नहीं जा रहा था, अब रिजल्ट तक जीरो तक रिजल्ट जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स बाद में चेक हो रहा है, पहले वो एग्जीक्यूट कर दिया, फिर वो चेक कर रहा है। तो ये डिफरेंस हो जाता है हम लोग का वाइल वाइल लूप और डू वाइल लूप का। इसके अलावा हम लोग के पास शॉर्ट हैंड भी होता है, जो कि मैं अभी तक नहीं बताया, मैं बताना भूल गया, बोलना चाहूंगा। जैसे कि पहले प्रिंट प्रिंट ए कर देता हूँ। ए में मैं, हम लोग जस्ट इमेजिन, अगर ए में मेरे को दो ऐड करने तो क्या करूंगा, ए इक्वल ए प्लस टू, राइट। असाइनमेंट ऑपरेटर भी इस्तेमाल हो रहा है, एडिशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर भी इस्तेमाल हो रहा है। तो तीन में दो प्लस हो गया, पांच हो गया। अब इतना बड़ा लिखना जरूरी है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड लगा देंगे, सॉरी, और ए लिख देंगे, सॉरी टू लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, कमेंट लिख देता हूँ। इसका मतलब भी सेम होता है, ए इक्वल टू ए प्लस टू, बट ये शॉर्ट हैंड है, एक शॉर्टकट तरीका लिखने का। अगेन 5, वैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉड सब कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और कुछ बच रहा है देख लेता हूँ पीपीटी में, हो सकता है मेरे से कुछ बताना छूट ही जा रहा हो। मैंने नलेबल बना दिया, एल्विस ऑपरेटर बता दिया, इफ एल्स बता दिया, इफ एल्स लेटर। इफ एल्स लेटर कुछ नहीं है भाई दोस्त लोग, हम लोग देख सकते हैं एल्स में हम लोग एक और कंडीशन चेक कर रहे हो, ऐसी कंडीशन चेक करते जाते हैं, कुछ खास नहीं है। डू वाइल लूप, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप आज पढ़ेंगे, आज जो हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। और ये नीचे के जितने हैं ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का जितना सेशन था, जो कि मैंने कल हमारे स्टूडेंट्स को जितना पढ़ाना पढ़ाया था, वो भी मैंने पढ़ा दिया। तो आई होप आप लोग की क्लास ऑनलाइन अच्छी लगी हो, और डू कमेंट अगर अच्छा लगा हो तो, जो भी रिव्यू रहा कमेंट में बता देना। तब तक रखते हैं, चलते हैं। और हाँ प्लीज, आज का एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बेसिक ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि
आज ठीक है, पुरानी क्लास का जो बताने का है वो 1 घंटे में कवर हो जाएगा। उसके बाद लेट इनिट और जो हमारे लेबल्स हैं इन सब चीज को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।